हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर माइनिंग मिरर। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे कोड्स के बारे में। तो अभी तक हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल 2026 को साइड बाय साइड लेके पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 तक, और चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें हम लोग बात किए थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो भी पोर्शंस था, जो भी पॉइंट्स था, उसमें से हम लोग कवर किए थे ये सब के बारे में, जिसमें हम लोग बात किए थे भाई कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या क्या जरूरी होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्या उसका लाइसेंस जो निकालता है कॉन्ट्रैक्टर का उसका कंडीशंस क्या होता है, लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, कितना दिन में अप्लाई करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म में उसको लाइसेंस मिलता है, रिन्यूअल कैसे करना पड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है जिसको वो कंप्लाई करना चाहिए। उसके बाद अगर बाई चांस कंप्लाई नहीं कर पाता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो उसका जो लाइसेंस उसको किस तरह से रिवोक कर दिया जाता है, या फिर किस तरह से उसको सस्पेंशन भी कर दिया जाएगा, उसके बारे में बात किए थे। तो आज उसका जस्ट आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर नंबर 11 कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपील अगेंस्ट द रिवोकेशन और सस्पेंशन। जो सस्पेंशन हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे, किस तरह सस्पेंशन होता है, किस तरह से रिवोक कर दिया जाता है उसका लाइसेंस को, उसके अगेंस्ट में किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर अपील कर सकता है। उसके बाद जो पेमेंट ऑफ वेजेस होता है उसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, कैसे उसको रिकवर करना है, कौन उसका कराएगा। उसके बाद एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का छोटा सा बात हो रहा है। उसके बाद एक मेन पार्ट है यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम में बताऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा। तो वहाँ पे है कि किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इम्प्लीमेंट को प्रोहिबिट कहाँ पे किया जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं करते हैं। उसके बाद लास्ट एक पार्ट है कि पावर ऑफ एग्जाम स्पेशल केसेस। तो छोटा सा पार्ट होगा लेकिन इसको कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाकी जैसे मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि मेरा जितना भी यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका जितना भी फॉर्म्स है उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो के बाद भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं इस बार। तो इसमें देखिएगा ये वाला जो फॉर्म है, इसमें जो भी यहाँ पे आपका वायलेट कलर में है, इसमें सब कुछ आपका अपडेट वाला है, इसको जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग को 4 कोड मिला है, 4 रूल मिला है, जो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, 2 रेगुलेशन भी हम लोग को मिलने वाला है, जो कि आया नहीं अभी तक, लेकिन वो आ जाएगा जल्दी। उसके बाद ये वाला टेबल को जरूर याद रखिएगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर है, कौन सा कोड है, कौन सा डे में वो अप्रूव हुआ था, कौन सा डेट में वो इंप्लीमेंट हुआ था। तो इंप्लीमेंटेशन चारों का सेम है, 21 नवंबर 2025। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो रूल्स होता है, ये भी हम लोग का 4 रूल है, और उसके साथ साथ जो उसका ऑर्डर नंबर है उसका कब ये इंप्लीमेंट हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ, अपना जो कोड होता है ये 13 नंबर ऑफ एक्ट को यहाँ पे रिप्लेस किया है, जिसमें अपना माइंस एक्ट 1952 भी शामिल है। उसके बाद जो OECWC सेंट्रल रूल जो है 2026, वो भी 15 नंबर ऑफ रूल को रिप्लेस किया है, यहाँ पे आप गिन लीजिएगा, जिसमें से हम अपना माइंस रूल भी शामिल है, रेस्क्यू रूल, वोकेशनल रूल, बाथ रूल, क्रिस रूल, सब कुछ यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो ये जो कोड है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव चीज़ है, तो इसको जरूर दिखिएगा, क्योंकि आपका आने वाला डीजीएमएस एग्जामिनेशन और माइनिंग एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं सीधा पीडीएफ से। तो ये हो गया अपना कोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले अपील। तो अपील को जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड कर लेते हैं कि अपील करने के लिए क्यों जाएंगे हम, ठीक है। तो कभी भी कोई सस्पेंशन अगर होता है लाइसेंस का, या फिर कैंसिलेशन होता है, अगर किसी को दिक्कत होता है कि नहीं नहीं भाई मेरा तो सब कुछ रिकॉर्ड ओके है, फिर भी मेरा कैंसिल या सस्पेंशन क्यों हुआ, तब जाके वो अपील कर सकता है, ठीक है। ये हर जगह पे है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी था वहाँ पे, मेडिकल के लिए भी था वहाँ पे, अपील कर सकते हैं। अब देखो, अगर कोई अथॉरिटी को लगता है कि जो भी लाइसेंस आप प्राप्त किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर वो गलत चीज़ दिखा के लिया है, या फिर कोई चीज़ को छुपा के दूसरा चीज़ को सामने में रख के वहाँ पे ले लिया है लाइसेंस, या फिर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कंडीशंस होता है, या फिर कोड के हिसाब से जो भी प्रोविजन दिया है कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करने के लिए या कंप्लाई करने के लिए, अगर वो नहीं करता है, तब जाके उसका जो लाइसेंस होता है आइदर वो सस्पेंशन हो जाएगा या फिर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर सस्पेंशन किस पोजीशन में होगा, कैंसिल किस पोजीशन में होगा। अगर आपको अथॉरिटी को लगता है कि नहीं भाई ये गलत किया है, तो आपको पहले कैंसिल या सस्पेंशन करने से पहले आपको एक शो कॉज लेटर देगा। तो शो कॉज में आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, मैं क्यों प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर पाया, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ठीक से फॉलो नहीं किया, जो भी चीज़ है। अगर वो रिप्लाई उसको सही लगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सस्पेंशन तो पहले करेगा ही, लेकिन आपको कि टाइम लिमिट देगा कि भाई इतने टाइम के अंदर आप इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपका मैं
कैंसिल कर लूँगा। तो आप अगर उसी टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर उसको सभी सब कुछ सही कर देता है और वहाँ पे रिप्लाई करता है कि मैं सब कुछ कंप्लाई कर लिया, तो वहाँ पे अथॉरिटी को अगर सैटिस्फैक्टरी फील होता है कि हाँ भाई ये कर लिया है, तो आपका जो सस्पेंशन है वो रिवोक कर देगा, आपका लाइसेंस जो है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर उसका आपका जो रिप्लाई है अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ या फिर सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, तो आपका जो लाइसेंस है वहीं पे कैंसिल हो सकता है। तो इतना चीज़ है जो कि कोई अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइसेंस आइदर सस्पेंड कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है या फिर सस्पेंशन जो किया होगा उसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, यहीं तक था। तो अब देखो अपील में ये क्या क्या बोल रहा है। ये होता है सेक्शन नंबर 52। यहाँ पे बात करता है एनी पर्सन्स अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर, वही है कि जो भी ऑर्डर अगर हुआ है कि भाई आपका सस्पेंशन या कैंसिलेशन करने के लिए अगर किसी को दुख है या फिर किसी को कुछ कंप्लेन है कि नहीं भाई मेरा सब कुछ सही है लेकिन फिर भी मेरा कैंसिल या सस्पेंशन किया जा रहा है लाइसेंस, तो वो क्या करेगा, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन हुइच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम, जो डेट में उसको ऑर्डर मिलता है उसी डेट से विद इन 30 day वो अप्लाई करेगा, मतलब अपील करेगा। किसको करेगा? हाई लेवल पे जाएगा, ऑब्वियसली वो जाएगा अपेलेट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा इसको, अपेलेट अथॉरिटी कहाँ पे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? हमेशा मैं बोलता हूँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। तो पहले वो जाएगा कहाँ पे? अपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द अपेलेट अथॉरिटी में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द said period of 30 days if he is satisfied that appellant has prevented by sufficient cause of filing the appeal in the time। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो टाइम लिमिट क्या दिया, विद इन 30 days आपको अपील करना है। लेकिन बाई चांस अगर आप 30 days के अंदर कोई अपील नहीं कर पाया, तब भी वहाँ पे यहाँ पे एक प्रोविजन दिया है कि अपेलेट अथॉरिटी चाहेगा तो उसका जो 30 days के बाद भी अगर वो अपील करता है उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसको एक रिप्लाई या उसको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई क्यों तुम 30 days के अंदर नहीं कर पाए। अगर वो सेटिस्फैक्टरी हो गया, हाँ भाई ऐसा कुछ था, इमरजेंसी था, कुछ जो भी दिक्कत हुआ था इसीलिए वो नहीं कर पाया था, अगर वो उसको लगा कि हाँ सही चीज़ है तो वो आपको अलाउ कर सकता है। तो टाइम लिमिट में कितना मिला? 30 days। ठीक है, उसके बाद भी कर सकता है लेकिन वो डिपेंड कर देगा अपेलेट अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ द अपील अंडर सेक्शन 1 द अपेलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर गिविंग द अपेलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द अपील इज प्रिफर्ड। मतलब क्या होता है कि यहाँ भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो अथॉरिटी होता है वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे कोड के हिसाब से एक लाइन दे दिया, एक लिमिट दे दिया, एक डेडलाइन दे दिया कि इतने दिन के अंदर आपको ये केस को सॉल्व करना है। कितना दिन है? वो भी 30 डे। जिस दिन से उनको अपील मिलता है उसी दिन से 30 डे के अंदर आप जो अथॉरिटी होता है उनको ये सॉल्व करके उसको डिस्पोज करना है केस को। ठीक है, तो वो डिस्पोज करने से पहले जो अपेलेंट होता है, मतलब जो अपील किया है, जो एप्लीकेशन दिया है, उसको क्या करेगा, उसको सुनेगा भाई उसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसको पहले सुनेगा, उससे एक्सप्लेनेशन लेगा, उसके बाद 30 डे के अंदर उसका टाइम लिमिट है, वो अपना जो भी ये काम है, ये जो केस है इसको ये कंप्लीट करेगा या फिर कंक्लूजन में लेके आ जाएगा, डिस्पोज करेगा। ठीक है, मतलब खत्म करेगा। ओके, तो ये हो गया अपील के बारे में। अब चलो इस अपील को लेके रूल में क्या बात कर रहा है। सिंपल एक दिया है अपील, द अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन वाई सेक्शन 52 कोड शैल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं वो कौन होते हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई होता है तो उसका अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कोई अगर अपील कर रहा है तो उसके लिए अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम आपको लिख के देगा कि भाई ये आपका अथॉरिटी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो या आप अपील कर सकते हो। उसके बाद द फॉर्म एंड द फीस फॉर दिस पर्पज शैल बी स्पेसिफाइड बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे चीज़ को कंप्लीटली दिया नहीं कि अपील जो करेगा कौन सा फॉर्म में करेगा, कितना आपको पैसा लगेगा, लेकिन जो भी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लिख के दे देगा। ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका अपील के बारे में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कोड में। लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर वेलफेयर फैसिलिटी, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे पिछले वीडियो में कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होते हैं, मतलब जिसके अंडर में कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, अगर उस प्रेमिसेस में काम करता है तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है कि जो भी वेलफेयर फैसिलिटी होता है, जो भी उसका एम्प्लॉय को जो जो कंपनी का एम्प्लॉय होते हैं उनको जो भी फैसिलिटी मिलता है उसी टाइप का फैसिलिटी उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मिलना चाहिए। और एक भी हम लोग देखे थे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर काम कर रहा है और वही काम कर रहा है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको वही सब फैसिलिटी मिलेगा, जैसे हॉलीडे था, आज कितना घंटा काम करना, जितना उनका एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो, उसके साथों साथ ये भी लिखा था वहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो भी जो भी दूसरा जो फैसिलिटीज होता है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लाइबिलिटी को लेके सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन कर दिया, सेक्शन नंबर 53। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? वेलफेयर फैसिलिटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 एंड 24। मैं बार बार बोलता हूँ ये सेक्शन 23 और 24 को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सेक्शन 23 और 24 में दो चीज़ें, एक होता है वेलफेयर एमिनिटीज या फिर वेलफेयर फैसिलिटीज, और होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को लेके। तो ये जो दो चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा ये रिपीट होता है। तो जितना भी वेलफेयर फैसिलिटी सेक्शन 23 और 24 में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो सारा चीज़, सारा फैसिलिटी, सारा चीज़ को वो किसको देगा? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यही वाला सेक्शन को हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं 54। क्या है ये सेक्शन 54? इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्रॉम ए नॉन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर। देखो, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहा है कि आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके अंडर से अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेके आप काम करा रहे हो, उसके बारे में, ठीक है। तो 54 क्या बोला है? Where any principal employer of an establishment is employing contract labor through a contractor who is required to obtain a license under this part, but he has not obtained such license, then such employment shall be deemed to be in contravention of the provision of this code. तो सिंपल चीज़ है यहाँ पे है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है या फिर जो भी कंपनी होता है, वो कभी भी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर से कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके काम नहीं कराएगा जिस कॉन्ट्रैक्टर का कोई लाइसेंस नहीं है। सिंपल है। अगर आइदर वो उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, या फिर वो लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई किया है लेकिन उसके पास लाइसेंस अभी है नहीं, या फिर उसके पास लाइसेंस है ही नहीं, तो आपको उसके अंदर से कभी भी आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ है, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर किसी के साथ कुछ अच्छा रिलेशन है, वो बोला कि सर मेरा लाइसेंस आ ही रहा है दो एक हफ्ते में या फिर 5-10 दिन में, तो आप अभी से आप काम चालू कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप कर लिए तो वो भी एक कंट्रावेंशन होगा, ठीक है। सिंपल चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है, ध्यान रखना है इसको, सेक्शन 54। उसके बाद देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस को लेके पिछली बार भी हम लोग बात किए थे, इसको लेके ये बार बार क्यों लेके आता है? क्योंकि यही सब चीज़ के लिए ये कोड में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लोगे क्यों? क्योंकि बहुत सारा जगह पे क्या होता था कि बहुत जन को बहुत सारा कंप्लेंट आया था, आरटीआई भी हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर कभी पैसा नहीं देता है, जो लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर के हिसाब से काम करते हैं उनको सही वेजेस नहीं मिलता है, सही टाइम पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा फी कमीशन का भी बात हुआ था, जो 49 में हम लोग का था, सेक्शन 49 बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह का जो चीज़ होता है, इसके लिए इसके यहाँ पे बात किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। क्या है? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। पहला चीज़ होता है 55 में, देखो सेक्शन 55, ए कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड बाई हिम, and such wages shall be paid before the expiry of such period as may be prescribed by the appropriate government। यहाँ पर ये सिंपली कोड में लिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो भी उसके अंडर में काम करते हैं उनको वेजेस जो मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतना टाइम के अंदर ही आपको देना है, और कितना वेजेस देना है सब कुछ फिक्स है। जो कोड ऑन वेजेस 2019 वाला जो था, उसी के अंडर में आपको उसी के अनुसार ही आपको पेमेंट करना है, लेकिन कितने दिन के अंदर देना है वो भी यहाँ पे लिखेगा। कौन लिखेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखेगा, ठीक है। तो स्टेट हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है, लेकिन इसको लेके रूल में पर्टिकुलरली लिख दिया है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देख लेते हैं, every contractor shall make the disbursement wages referred in section 1 through bank transfer, electronic mode, and inform the principal employer electronically the amounts of paid by such mode। यहाँ पे एक होता है कि जो भी पेमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो पेमेंट करेगा, कभी हैंड जो होता है कैश वो नहीं होगा। ऑब्वियसली बहुत पहले से आ चुका है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना है, बैंक ट्रांसफर करना है, और उसका प्रूफ लेके आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दिखाना है कि मैं इतना ट्रांसफर कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका बिल भी साइन होगा, आपका जो भी पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर की तरफ से, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से, उसी बेसिस में आपका होता है, ठीक है। Provided that which it is not practicable to disperse the payment of the mode specified by the section, then the payment shall be made in such manner as may be prescribed by the appropriate government। यहाँ पे और एक क्लॉज रखा है, कहीं पे अगर आपका बैंक ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिख के देगा कि अगर ये अवेलेबल नहीं तो और किस जरिया से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को लेके पहले चलते हैं रूल में। रूल में क्या बात कर रहा है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट ऑफ वेजेस, रूल नंबर 98 यहाँ पे बात करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो करेगा ना, कितना टाइम के अंदर उसको पेमेंट करना है, लेकिन वहाँ पे एक होगा कि वेज पीरियड, मतलब क्या होता है?
वेज पीरियड हो सकता है आपका 1 हफ्ते में वेज पीरियड हो सकता है, 20 दिन का कर सकते हैं, 15 दिन का हो सकता है या फिर 1 महीना का हो सकता है। कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 1 हफ्ते के बाद किसी को पेमेंट करना चाहता है तो वो वेज पीरियड उसका 7 डेज़ हो जाएगा। वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि मैं 15 दिन में उसको पेमेंट करता रहूँगा सबको, तो वो वेज पीरियड 15 दिन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर उसको वहाँ पे मेंशन करना चाहिएगा कि भाई वेज पीरियड कितना रखना है। लेकिन वेज पीरियड कभी भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? नॉट मोर देन 1 मंथ। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है, फिक्स द वेज पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच वेजेस शैल बी पेएबल, नो वेज पीरियड शैल बी एक्सीड 1 मंथ। कभी भी कोई भी वेज पीरियड 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम आपको 1 महीना ही होगा, उससे पहले आपको पेमेंट कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज है, द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एस्टेब्लिशमेंट और बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। तो ये जो दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे टॉलरेंस दिया है कि जब आपका वेज पीरियड खत्म होता है, जैसे 30 डे होता है, 30 डे का अंदर आपको दे देना है। अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तो मैक्सिमम 30 डे के बाद आपका 7 डेज, ठीक है? 1 महीना आपको मैक्सिमम आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद 7 डेज, 7 दिन के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट कर देना चाहिए। सिंपल यहाँ पे एक क्लॉज दिया है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, the principal employer shall settle the bills of the contractor related to the dues of the contractor within the timeline as per the terms conditions agreed between principal employer और contractor, ठीक है? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ये एक ड्यूटी बनता है कि भाई वो ये चीज़ को भी मार्क करे कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि कोड में हम लोग देखे थे कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो पेमेंट किया है, वहाँ पे उसको एक प्रूफ देगा हर महीना। हर महीना तो नहीं, मतलब जब भी उसका वेज पीरियड खत्म होता है, जब उसका बिल का एम्प्लॉयर से लेना है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से, तो वो प्रोवाइड करेगा कि मैं इतना पेमेंट किया हूँ, उसके बेसिस उसको पैसा मिलता है। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि इंश्योर करना कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो भी बिल्स ड्यू होता है वो सेटल होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो, तो वेजेस शैल बी डिस्पर्स्ड थ्रू बैंक ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिकली, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद देखो, प्रोवाइडेड वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, ये भी कोड में था, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है आपको बैंक ट्रांसफर करना या फिर इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर करना, पैसा देना, तो उसके बाद देखो, तो वेजेस शैल बी डिस्टर्ब्ड इन करंट कॉइन्स और करेंसी। तो यहाँ पे जो दे दिया, ये एक छोटा सा क्लॉज रख दिया, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है तो वहाँ पे आप कैश में आप दे सकते हैं, जो आपका करंट कॉइन्स है या फिर करेंसी, सिंपल है, ठीक है? तो उसमें आप कैश वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन ये रहेगा लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिसोर्ट जिसको बोलते हैं, ये यही रहेगा, ठीक है? पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही करना है, बैंक ट्रांसफर करना है। उसके बाद देखो 5 नंबर में, द वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर शैल बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है डिडक्शन? हम लोग देखे थे कि वेज में कैलकुलेशन क्या क्या होता है, उसका बेसिक होता है, उसका डियरनेस अलाउंस होता है और कुछ रिटेंशन अलाउंस होता है। उस ये हो गया 3, ये 3 आपको देना है। उसके बाद जो भी डिडक्शंस होता है, जो डिडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लिख के दिया होगा कि भाई आपको ये डिडक्शन कर सकते हैं, ये डिडक्शन कर सकते हैं, जो क्या होता है, जैसे पीएफ होता है, पीएफ डिडक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद एक इंश्योरेंस होता है, वहाँ पे भी आप डिडक्शन कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिया है इस कोड के आधार पे, उतना ही आपको डिडक्शन करना है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं करना है, ठीक है? उतना ही डिडक्शन करके आपको उनको वेजेस देना है। उसके बाद इन नोटिस शोइंग वेज पीरियड, डेट एंड टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर shall be displayed at the place of work and copies sent by the contractor to the same principal employer electronically, ठीक है? तो इसको ध्यान दो, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। इसको लेके हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर को लेके था, वहाँ पे एक रूल था। जो एस्टेब्लिशमेंट जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या करेंगे, एक डिस्प्ले में वहाँ पे लिख के रखेंगे कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट, उसका नाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद बहुत सारे डिटेल्स था वहाँ पे। उसमें एक डिटेल्स था, आपको याद होगा, उस डिटेल्स में था कि आपका वेज पीरियड वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है? उसी चीज़ को लेके यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है कि एक नोटिस आपको लगाया जाएगा, ठीक है? डिस्प्ले में, वर्क जहाँ पे काम होता है वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा कि आपका वेज पीरियड कितना है या फिर क्या है, आपको कौन सा डेट और कौन सा टाइम जो होता है जिस दिन में आपको पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, वो भी लिखा होना चाहिए, ठीक है? और उसका एक कॉपी, उसका जो भी आप डिस्प्ले किए हैं उसका एक कॉपी कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको देगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देगा। कैसे देगा? इलेक्ट्रॉनिकली देगा, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिया है जो होता है हाफ ईयरली रिटर्न। ये जो रिटर्न भरते हैं, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे इसका पिछला चैप्टर में, उसको और एक बार देखो कि एवरी कॉन्ट्रैक्टर शैल सेंड हाफ ईयरली रिटर्न इन फॉर्म 18,
इलेक्ट्रॉनिकली टू द डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल कंसर्न नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ हाफ ईयर। तो ये क्या है कि आपको जैसे हम लोग का एक एम्प्लॉयर होते हैं जो एनुअल रिटर्न देते हैं, वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हाफ ईयरली रिटर्न देगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का होता है हाफ ईयरली रिटर्न। कौन सा फॉर्म में देगा? यहाँ पे 18, ठीक है, 18 नंबर जो फॉर्म होता है उसमें वो भर के देगा। इलेक्ट्रॉनिकली देगा। किसको देगा? डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल को देगा। कब देगा? जब उसका हाफ ईयर खत्म होता है। तो हाफ ईयर मतलब कब होता है? एक होता है आपका जून, जनवरी से लेके जून, यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर दे दिया है, जनवरी से लेके जून, और एक है जुलाई से लेके दिसंबर। तो ये जो हाफ ईयर है मतलब 6-6 महीने के बाद उसको देना है। लेकिन जब उसका 6 महीना कंप्लीट होता है उसके बाद मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है, अगर पहला हाफ का वो देना चाहता है रिटर्न, तो जून में खत्म होगा 6 महीना, उसके बाद मैक्सिमम 30 डेज, उतना दिन के अंदर उसको दे देना है। वैसे ही अगर दिसंबर में खत्म होता है तो जनवरी का 30 तक उसको दे देना है रिटर्न। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको जरूर देखिएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं कोड में पहले क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ वेजेस, जो भी वेजेस उसको देना है विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जो भी टाइम पीरियड था या फिर जो पेमेंट उसको करना चाहिए था, तो प्रिंसिपल, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये आएगा पहला प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शल liable to make the payment of the wages in full or the unpaid balance due. Okay, the concerned contract labor employed by the contractor to recover the amount so paid for the contractor either by the deduction from the amount to be paid to the contractor under any contract or date पेबल टू बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वेजेस नहीं देता है टाइमली और पूरा तरह से नहीं देता है, तो वहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, मतलब जो एम्प्लॉयर होते हैं। तो वो क्या करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखेगा कि उसको पेमेंट सही तरह से कर रहा है कि नहीं, पूरा कर रहा है कि नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है पूरा या फिर सही टाइम में नहीं करता है, तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि वो जो भी पेमेंट ड्यू है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, उसको वो पेमेंट कर देगा। और वो जो पेमेंट करेगा अपने हाथ से करेगा, उसको रिकवर करेगा। कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल्स होता है, कॉन्ट्रैक्टर का जो ड्यूज होता है उसके ऊपर, वहां से वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो, the appropriate government, in the event of contractor does not pay the wages to the contract labor employed by him, shall pass the order of making payment of such wages from the amount deposited by the such contractor security deposit। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट और बैंक गारंटी के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया, जो कि रूल में डायरेक्टली लिख दिया है। क्या है कि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्टर, वो देगा पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। अगर वो नहीं कर पाता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से भी नहीं होता है, तब जाके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करेगा। तो वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, जो अथॉरिटी होता है, जो वो क्या करेंगे, जिसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, वो क्या करेंगे, अगर पेमेंट यहाँ से नहीं हो पाता है और वहाँ तक बात पहुँच जाता है कंप्लेंट होके या कुछ भी होके, तो वो क्या करेगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे दिया होगा कॉन्ट्रैक्टर, लाइसेंस जो रिन्यू करता है या वहाँ पे अप्लाई करता है, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा निकालेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट कर देगा और वहाँ से वो काट देगा। ठीक है, सिंपल है। इसको लेके चलते हैं अभी रूल में क्या बोल रहा है। In case of contractor fails to make the payment of wages of the contract labor within 7 days of the completion of the wage period, बात हुआ था कि जब आपका वेज पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल कर जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो नेसेसरी एक्शन लेगा वहाँ पे कि पेमेंट उनको सही तरह से मिल जाए। किसको? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को फुल वेजेस मिले और सही टाइम पे मिले। ठीक है, जो भी उनका ड्यू होगा। उसके बाद ओके, आज द केस में भी द टू द कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर विद इन 15 डेज। ये ध्यान रखो, विद इन 15 डेज। तो 3 टाइम लिमिट मिला। एक हो गया आपका वेज पीरियड कितना होता है, उसके 7 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो करेगा वो तो करेगा ही, वहाँ से रिकवर करेगा या जो भी करेगा, लेकिन कितने दिन के अंदर वो करना चाहिए? विद इन 15 डेज। मतलब क्या होगा कि 7 दिन तक वेट करेगा पेमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर। अगर वो नहीं करता है तो 7 दिन के बाद 15 दिन के अंदर वो पेमेंट करेगा। कौन? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ये ड्यूटी बनता है। ओके, एंड रिकवर करेगा कहाँ से? वहीं से जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो भी ड्यू है वहाँ से वो वहाँ से निकाल देगा पैसा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ है, एनी कॉन्ट्रैक्ट और डेट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर और फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइंग विद द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या होता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब भी कोई टेंडर वो लेता है या वर्क ऑर्डर उसको मिलता है या फिर कोई भी
कॉन्ट्रैक्टर वो लेता है, तो उसके लिए भी उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे देना पड़ता है। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर वहाँ से बिल से वो रिकवर नहीं कर पाता है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से भी रिकवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जैसे देता है हाफ ईयरली रिटर्न, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो भी रिटर्न जाएगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उसको एक देना पड़ेगा। किसको? वही डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर जो रहते हैं सेंट्रल, उनको भी वो देगा। कौन सा फॉर्म में देगा? वो देगा उसी फॉर्म नंबर देखो 17 पार्ट 3 में। ये जो फॉर्म 17 है XBII, ये आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ाई किए थे, वहां पे था कि जब एक एनुअल रिटर्न देना पड़ता है, वो एनुअल रिटर्न जाएगा इसी फॉर्म में 17 XBII। उसमें पार्ट 1 2 3 4 करके है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 सबको देना है। पार्ट 3 ये आ जाएगा जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होता है, जिसके अंडर में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, उसके रिलेटेड जो भी रिटर्न होता है वो जाएगा पार्ट 3 में, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, XBII 17 का पार्ट 3 हो गया आपका। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। कैसे देगा? इलेक्ट्रॉनिकली देगा। किसको देगा? टू द अथॉरिटी, किसको? डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, ठीक है। और तो कब तक देगा? जैसे ही हम लोग पहले जानते थे कि एनुअल जो रिटर्न होता है, जैसे हम लोग को वहां पे जाता है, उस ये रिटर्न भी जाना चाहिए उसी के साथ साथ। तो कौन सा डेट था? वो था ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ द फरवरी। मतलब जो फरवरी का लास्ट होता है, लास्ट क्यों लिखा? वो 30 लिख सकता था, 31 लिख सकता था, या फिर 28 लिख सकता था। इसीलिए कि फरवरी जो होता है वो चेंज होता रहता है, कभी 28 हो जाएगा, कभी 29 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा कि लास्ट डे ऑन और बिफोर 28 या 29 जो भी डेट होगा अगर उस साल का, आइदर 28 या फिर उससे पहले, ठीक है। उसको ये रिटर्न जो एनुअल रिटर्न होता है उसको देना है पार्ट 3 में भर के, ठीक है। और ये पार्ट 3 जो है ये स्पेशली जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी काम होता है उसी के रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखो उसी में जो डिपॉजिट, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो रिकवर होगा उसके बारे में यहाँ पे स्पेशल एक रूल दिया है 99, मेकिंग द पेमेंट वेजेस फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर लिखा था क्या, इफ द कॉन्ट्रैक्टर, if the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labor employed by them, उसके बाद चीफ लेबर कमिश्नर जो होते हैं सेंट्रल, वो क्या करेंगे? shall conduct or cause to conduct an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make the payment if any such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है सही टाइम से, सही तरह से, या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको नहीं कर पाता है, डील नहीं कर पाता है, या फिर उसको कंप्लाई नहीं कर पाता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई आप अगर वो नहीं करता है तो आप देना है आपको। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उसको नहीं दे पाता है तो वहाँ पे इंटरवेन कौन करेगा? चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, वो इंटरवेन करेगा। तो वो इंटरवेन जो करेगा वो पहले क्या करना, एक इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी मतलब क्या करेगा? भाई कॉन्ट्रैक्टर को पूछेगा भाई तुम क्यों नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी छोड़ दिया है जो मुझे लगता है यहाँ पे ऐड होना चाहिए, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी पूछेगा तो आप क्यों नहीं किए। यहाँ पे खाली बोला कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर, खाली कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी यहाँ पे शामिल होगा। भाई आप क्यों पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उसका सेकेंडरी उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर वो नहीं कर पाता है तो उनको उसको एक तरह इंक्वायरी करेगा, उनसे पूछेगा, उनसे आंसर लेगा। अगर सब कुछ सही लगा या भाई जो भी उसको ठीक लगा, अगर वो पेमेंट कर दिया तो ओके, कर नहीं करता है तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके पास होगा, जो लेबर कमिश्नर के पास जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, लाइसेंस जब वो उठाता है तो वहाँ से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये लेकिन इंटरवेन कौन कर रहा है? यहाँ पे डिप्यूटी नहीं कर रहा है, यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर कर रहे हैं। तो ये जो इंक्वायरी होगा ये बहुत बड़ा वायलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। उसके बाद देखो, द कॉन्ट्रैक्टर शैल रीफर्निश द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन द पीरियड ऑफ 15 days एल्स द लाइसेंस विल बी लाइबल टू बी सस्पेंडेड। क्या होता है ये एक इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा एक चीज़ है, इसको जरूर ध्यान देना। क्या बात करता है यहाँ पे कि यहाँ पे बात करता है कि अगर अगर जो चीफ लेबर कमिश्नर होता है, जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं किया है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को, उतना पेमेंट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट दिया, उसको पेमेंट कर दिया, किसको? कॉन्ट्रैक्टर लेबर को। तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जितना उसको भरना चाहिए था वो तो कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लिमिट दिया है कि जितना मैं वहाँ से रिकवर करके कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को पेमेंट करेगा चीफ लेबर कमिश्नर, जितना पैसा वहाँ पे कम पड़ गया उतना अमाउंट उसको विद इन 15 days कंट्रैक्टर को फिर से उसको रीफिल कर देना है। मतलब वहाँ से फिर से उसको डिपॉजिट कर देना है। नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे सिंपल है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे बाउंड है पेमेंट करने के लिए। नहीं करता है तो वहाँ से कटेगा, अगर वहाँ से कट गया तो आपको अगर डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इन 15 days, नहीं करोगे लाइसेंस आपका सस्पेंड, ठीक है। तो ये हो गया पेमेंट कैसे आपको करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, सिंपल है।
चलो, उसके बाद देखें कोड में क्या बात करता है। कोड में आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके बारे में होता है? ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं उनके बारे में, कि ये होता है कि भाई एवरी कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट, ये इसको ध्यान रखिएगा 56 है, एवरी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर शैल इशू ऑन डिमांड। ये पहला चीज होता है ऑन डिमांड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलेगा नहीं कि मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तब तक कॉन्ट्रैक्टर देने के लिए लायबल नहीं है। तो ऑन डिमांड अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलता है कि मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, मैं काम किया था यहाँ पे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो इशू करेगा। कौन सा फॉर्मेट पे करेगा? वो जैसे आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिख के देगा। देखो, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर गिविंग द डिटेल्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, जो काम किया है उसी को लिख के देगा। उसको देखो, उसको अगर हम लोग लेके जाएंगे रूल में, क्या बात करता है यहाँ पे? बात करता है रोल नंबर 100। यहाँ पे बात करते हैं कौन सा सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा कौन सा फॉर्म में जाएगा, उसका फॉर्मेट दिया है। कौन सा फॉर्मेट है ये? फॉर्म नंबर 23, ठीक है, ध्यान देना 23। तो क्या लिखा है यहाँ पे? एवरी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर शैल इशू ऑन डिमांड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 23 to the contract labor giving details of the period work performed, experience gained in various fields performed by the such contract labor। तो जो भी वो काम किया है, कितना टाइम के लिए काम किया है, कौन सा वो काम किया है वहाँ पे, उसके बाद कितना उसका एक्सपीरियंस होता है कौन सा फील्ड में, वो सब लिख के देगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 23, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रूल नंबर 100। अब देखो लास्ट पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं इस वीडियो का, वो होता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो यहाँ पे बात करता है कि प्रोहिबिशन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो काम करेगा ही, तो उनको प्रोहिबिट क्या करना है, उसको कैसे हम लोग रोक के रखेंगे, भाई यहाँ पे वो काम नहीं कर सकता, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। क्या दिया? 57, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस पार्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट इज प्रोहिबिटेड। इस सेक्शन में यही बात कर रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का कोर एक्टिविटी में काम नहीं कर सकता। कोर एक्टिविटी क्या होता है? क्वेश्चन वहीं पे आता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो काम करता ही है, तो कोर एक्टिविटी क्या होता है? सोचोगे एक फैक्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे उसका कोर बिजनेस क्या है या फिर कोर काम क्या है कि भाई कार को मैन्युफैक्चर करना। तो कोर मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन चीज़ होता है, जहाँ पे वो उसका टेक्निकल चीज़ है, जहाँ पे जो वो मैन्युफैक्चर करता है, वो सब कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर काम नहीं कर सकते, फिर या फिर उनको आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अब माइंस के बारे में बात करते हैं, तो माइंस में कोर एक्टिविटी क्या होता है? माइनिंग होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो माइनिंग मतलब क्या होता है? आपका एक्सकेवेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका ड्रिलिंग, आपका ब्लास्टिंग, वही सब चीज़ होता है। तो यहाँ पे बात करता है कि वो कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्टर लेबर को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, ओके, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पशन दिया है। क्या एग्जाम्पशन है? तो कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी माइंस बिना कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम चल जाएगा, नहीं होता है। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मे एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर टू एनी कोर एक्टिविटी। यहाँ पे एग्जाम्पशन दे रहा है, ठीक है, कोर एक्टिविटी में भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम कर सकते हैं अंडर वन कॉन्ट्रैक्टर। कौन सा कंडीशन में? इफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज सच दैट द एक्टिविटी इज ऑर्डिनरली डन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। ऐसा कोई माइंस में एक्टिविटी है जो कि ऑर्डिनरली नॉर्मली आपका कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू में ही करना चाहिए या फिर होता है। तो एक्टिविटीज आर बेस्ड दैट दे डू नॉट रिक्वायर फुल टाइम वर्कर फॉर द मेजर पोर्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स इन ए डे। ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको फुल टाइम वर्कर की जरूरत नहीं पड़ता है, वहाँ पे भी। एनी सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वर्क इन द कोर एक्टिविटी व्हिच नीड्स बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम। तो ये जो सेक्शन है भाई, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये माइंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आता है कि भाई आपको उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जहाँ पे कोर काम है भी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में ही उसको करना चाहिए या फिर होता आ रहा है। या फिर सेकंड है जहाँ पे कोई फुल टाइम वर्कर नहीं चाहिए। थर्ड पार्ट जो है, एनी सडन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क इन द कोर एक्टिविटी व्हिच नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम। यही एक सेक्शन है जिस सेक्शन को आप अप्लाई करके कोई भी माइनिंग का कोई भी मैनेजर, कोई भी ओनर, कोई भी एजेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कितना भी अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वॉल्यूम, उसको वो दे सकता है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसी क्लॉज में कोई वायलेशन नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। सोचो कि एक माइंस में आप वेस्ट उठा रहे हो और मेटल भी उठा रहे हो, रॉम भी उठा रहे हो, तो उसका एक टारगेट होता है, मैं 3 मिलियन करना चाहता हूँ। वहीं पे क्या होगा भाई, ऊपर से ऑर्डर आएगा कि भाई मेरे को 4 मिलियन चाहिए। यहीं पे गेम जो होता है कोई भी माइंस में ऐसे इसी पर्टिकुलर सेक्शन से होता है। ऊपर से आएगा कि मेरे को भाई 4 मिलियन चाहिए, इस साल चाहिए, ठीक है, प्रेशर बना। तो क्या करेगा आप? तो भाई आपको पता है मेरा कैपेसिटी 3 मिलियन है,
तो क्या करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे ओके सर, मैं 4 मिलियन कर सकता हूँ, लेकिन 1 मिलियन का मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए रहेगा कि मैं 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और 1 मिलियन वो करके देगा। उस बेसिस में फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसको मिलता है और कॉन्ट्रैक्चुअल ही काम होता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, अगर किसी का कोई अच्छा कनेक्शन है ऊपर में, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी है डायरेक्ट रहता है कनेक्शन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर से जो कि एकदम टॉप लेवल पे बैठा है, वहाँ से अगर इंस्ट्रक्शन आता है ओनर, एजेंट और मैनेजर को माइंस में कि भाई आप मेरे को इतना करके दो, तो वो जो 1 मिलियन जो मैं एक्स्ट्रा बोला वो 2 मिलियन हो सकता है। तो 1 मिलियन जो होता है वो 1 मिलियन कॉन्ट्रेक्चुअली होगा। तो यहीं पे है होता है बेस होता है जहाँ पे एक्चुअली गेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक टाइम पीरियड के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के साथ, ओके, सिंपल। उसके बाद देखो, 2 नंबर बात कर रहा है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट ए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी टू एडवाइज दैट गवर्नमेंट ऑन द क्वेश्चन वेदर इन एक्टिविटी ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट इज कोर एक्टिविटी और अदरवाइज। यहाँ पे होता है कि अगर बाई चांस डाउट होता है कि ये जो भी एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअली वो कोर एक्टिविटी है या नहीं है, उसके लिए आप अगर किसी का डाउट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको आंसर देने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक रखेगा। तो एक जन को वो डेजिग्नेट करेगा कि भाई तुम ही अथॉरिटी हो जो कि ये सब चीज़ को डील करोगे, कौन सा कोर एक्टिविटी है कौन सा नहीं है, वो लिस्ट आउट करने के लिए, ओके। उसके बाद देखो, इफ ए क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी एक्टिविटी ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट इज ए कोर एक्टिविटी और नॉट, द aggrieved party may make a application in such form in a manner as may be prescribed to the appropriate government for the decision। यहाँ पे होता है कि अगर कोई डिक्लेयर कर दिया कि ये कोर एक्टिविटी है या कोर एक्टिविटी नहीं है, अगर उसके साथ जो भी अपना क्वेश्चन अगर उठता है कि नहीं नहीं ये तो कोर एक्टिविटी है, नहीं नहीं ये तो कोर एक्टिविटी नहीं है, अगर इस तरह से कुछ डिले में आता है, तो उस टाइम में क्या होगा, जिसको दिक्कत है ये कोर एक्टिविटी है या नहीं है, वो एक एप्लीकेशन लिख के देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि भाई बताओ मेरे को कौन सा एक्टिविटी है या नहीं है। या फिर कोई अगर कंप्लेंट करता है कि नहीं नहीं ये कोर एक्टिविटी में आ जाना चाहिए लेकिन आप नहीं ले रहे हो, इस तरह का कुछ अगर कंडीशंस क्रिएट होता है तो, ओके। उसके बाद चलो देखते हैं, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रेफर इन एनी सच क्वेश्चन सुओ मोटू और रेफर द एप्लीकेशन टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है, which on the basis of relevant material, on the basis of relevant material in the possession or after making such an inquiry as it deems fit shall report to the appropriate government within such period, the appropriate government जो भी होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि appropriate government जो होता है, जिसके जो जैसे कोई अपील करता है कि भाई ये कोर एक्टिविटी है या नहीं है, जो भी है उसको appropriate government को जाएगा। तो appropriate government क्या करेगा, जो अथॉरिटी होता है, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो हम लोग अभी बात की कि वो एक आदमी को रखेगा इस चीज़ को डील करने के लिए, उसके पास वो भेजेगा एप्लीकेशन, उसको बोलेगा भाई ये मेरे पास आया है, इसको इंक्वायरी करो और उसका रिपोर्ट मेरे को दो। तो वैसे ही वो एक टाइम पीरियड देगा, उसी टाइम के अंदर जो अथॉरिटी होता है वो रिपोर्ट देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, सिंपल। तो अभी देखते हैं तो इसको लेके रूल में क्या दिया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इफ ए क्वेश्चन अराइजेस टू द वेदर द एक्टिविटी इज कोर और नॉट, अग्रीव्ड पार्टी में मेक एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे लिखा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे कोड में लिखा था कि जो कोर एक्टिविटी है या नहीं है उसको लेके डाउट हुआ तो वो किसको बोलेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। यहाँ पे लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, which में रेफर सच एप्लीकेशन टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगर वो क्या करेगा, जो एप्लीकेशन आया होगा वहाँ से किसी से, तो वो क्या करेगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होता है उसको भेजेगा, भाई तुम इसको देखो, नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, मैनर एंड टाइम पीरियड शall be as per the general or special order by central government issued from time to time, provided that no adverse action will be taken during the pendency of proceedings so that the operation of the activity is not affected। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली कोई फॉर्म नहीं दिया है, कोई फॉर्मेट नहीं दिया, सिंपली लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा कौन सा फॉर्म है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ क्या श्योर हुआ कि जैसे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप अप्लाई करिएगा, कोर एक्टिविटी है या नहीं है, वो अथॉरिटी को भेजेगा, अथॉरिटी को एक टाइम पीरियड मिलेगा, उतना टाइम पीरियड के अंदर वो इंक्वायरी करके आपको लिख के देगा, रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देगा कि ये कोर एक्टिविटी है या नहीं है। उसी दौरान अगर जो अप्लाई किया था कि ये कोर एक्टिविटी है या नहीं है, तो वो लेकिन अपना काम वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर लिख रहा है कि प्रोवाइडेड द नो एडवर्स एक्शन विल बी टेकन। तो ये होता है कि उसके अगेंस्ट में जो कि कोर एक्टिविटी लेके कुछ कंप्लेन किया है, जो भी काम वो करा रहा है अपना एस्टेब्लिशमेंट में, उसके ऊपर कोई भी एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगा जब तक वो इंक्वायरी पूरा नहीं होता है कि वो कोर एक्टिविटी है या नहीं है। जो काम वो कर रहा है वो काम वो कंटिन्यू करेगा जब तक वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे हो जाएगा उसके बाद अगर कोर एक्टिविटी तो ओके वो कंटिन्यू करेगा, नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो ये होता है प्रोहिबिशन।
कोर एक्टिविटी को लेके, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट होता है सेक्शन 58, क्या है ये, पावर टू एग्जेम्प्ट इन स्पेशल केसेस। तो ये एक पावर दिया है यहाँ पे अथॉरिटी को कि कौन सा केसेस में वो स्पेशल केसेस करके उसको एग्जेम्पशन दे सकता है, किसके ऊपर, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी डायरेक्ट बाय नोटिफिकेशन दैट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस इफ एनी and for such period as may be specified in the notification, all or any provision of this code or the rules made thereunder shall not apply to any establishment or class of establishments or any class of contractor। तो ये जो चीज़ है ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो क्या करेगा, एक इमरजेंसी के टाइम पे अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़ता है, इमरजेंसी के टाइम में वो क्या करेगा, एक स्पेशल एग्जाम्पशन देगा, किसको, एक एस्टेब्लिशमेंट को दे सकता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को भी दे सकता है। किसके बारे में देगा कि जो भी प्रोविजंस यहाँ पे कोड और रूल में लिखा हुआ है, इसी चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1 जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में जितना भी सेक्शन हम लोग पढ़ाई किए और जितना भी रूल्स उसके रिलेटेड जो पढ़ाई हम लोग किए, वो सभी से उसको एग्जाम्पशन मिल सकता है। और जो इमरजेंसी में जरूरी है काम करना, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ सकता है, तो इसको लिख के वो दे सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पशन, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल जो चैप्टर नंबर 11 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पूरा पार्ट, यहाँ पे सेक्शन और रूल्स। आई होप कि ये मैं जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, कैसे डील होता है, ओके। तो फ्रेंड्स यहीं पे कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 11 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर पार्ट, ठीक है। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1 ही होता है, ठीक है। मेरा वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, ये चैप्टर का पार्ट 1 होता है। इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे चैप्टर नंबर 11 का ही पार्ट 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे माइंस के बारे में, ठीक है। इसमें मैनेजर भी आ जाएगा, बहुत लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हेल्प करे आपका प्रिपरेशन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।